नमस्कार। प्राइम टाइम में आज मैं क्रांति संभव हूं आपके साथ। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 लंबी इनिंग्स चली और दोनों ही इनिंग्स में आमने सामने एक ही टीम थी, आम आदमी पार्टी की। जो घमासान पार्टी के भीतर था वो कब का बाहर आ चुका था। पिछले 2 दिनों में घमासान की पटकथा के एक एक हिस्से को हम बाहर बारी बारी से आते देख रहे थे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक मुद्दा सामने आया है कि आखिर पार्टी के 2 धड़े एक दूसरे के सामने क्यों हैं। पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस के सामने अपने आरोप भी रखे, सफाई भी दी। फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आशीष खेताना और आशुतोष भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए। तो आज प्राइम टाइम में चर्चा इसी आम आदमी पार्टी के अंदर मचे कोहराम की चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या हुआ इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरोप प्रत्यारोप का दौर। जब सीआईसी का जजमेंट आया था कि आरटीआई में पॉलिटिकल पार्टीज आनी चाहिए, तो आम आदमी पार्टी में भी उनमें से एक था जिसने छाती ठोक के कहा था कि हम इसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो आरटीआई पे विश्वास करती है और हमारी पार्टी पे ये लागू होगा। हमने यही मांगा। हमने कहा कि उस आरटीआई को सीआईसी के ऑर्डर के हिसाब से आम आदमी पार्टी को उसके अंदर ले आएगी। उन्होंने कहा पार्टी को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। हमने कहा आय व्यय और जो पार्टी के निर्णय हैं वो आरटीआई के अंदर आ जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वॉलंटियर की बात सुनो। वॉलंटियर को इस तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कांग्रेस और बीजेपी अपने वॉलंटियर को, वर्कर को ट्रीट करते हैं। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे बाद में उसकी बात मानी जाए ना मानी जाए। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स की भागीदारी निर्णय की प्रक्रिया में हो। उसके लिए हमने कहा कि हाँ, वॉलंटियर्स की भागीदारी निर्णय की प्रक्रिया में होनी चाहिए। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो 3-4 बड़े बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला। हमने कहा कि बाकी सब पार्टियां क्या करती हैं, ये सवाल उठ जाते हैं, पार्टियां सोती रहती हैं, कहती हैं अदालत 10 साल में फैसला देगी तब देखेंगे। आम आदमी पार्टी ये नहीं करती। हमने न्यूनतम से न्यूनतम कहा कि पार्टी अपने ही आंतरिक लोकपाल से इसकी जांच करवाए, बस। जिस स्टिंग ऑपरेशन को योगेंद्र भाई ने फेसबुक पर लिख के उसकी आलोचना की थी उस समय मीडिया की, और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को के स्टिंग को जिसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है उसको बड़ा करके मीडिया दिखा रहा है, पार्टी को टारगेट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टिंग है, उसकी जांच कराई जाए। हमने सवाल उठाए राज्यों की स्वायत्तता के और उसमें बिल्कुल न्यूनतम से न्यूनतम बात उठाई, क्योंकि पार्टी से ये उम्मीद करना कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए वो होता नहीं। हमने बिल्कुल मिनिमम सवाल उठाया कि राज्य इकाई को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव का अधिकार राज्य इकाई स्वयं फैसला करे, बाकी फैसले बाद में धीरे धीरे होते जाए। उन्होंने कहा कि राज्यों को स्वतंत्रता होनी चाहिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में, राज्यों को अधिकार दिए जाएं। जो अपना पत्र उन्होंने लिखा है 5 पॉइंट का, उस पत्र में वो लिखते हैं कि सेंट्रल लोकपाल को राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए उनसे बातचीत करके राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त किए जाए। तो राज्यों में लोकायुक्त कौन होगा, ये तो राज्य के पदाधिकारी तय करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने रिक्त पद पड़े हैं उन सब पदों को, जैसा संविधान कहता है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीक्रेट बैलेट के जरिए उनको भर दिया जाए। जब आप सीक्रेट बैलेट के जरिए फैसले लेने की बात करते हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए था कि एनसी जब बैठती 28 तारीख को, वो तय करती कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होंगे, नहीं होंगे। बाकायदा इसके बारे में कहा जाता है नहीं 11 लोग रखे जाएं, फिर 8 लोग रखे जाएं, फिर 10 लोग रखे जाएं, फिर 9 लोग रखे जाएं। आम आदमी पार्टी की हालत ज्यादा जोगी मठ उजाड़ जैसी हो चुकी है। कवायद देश बदलने की थी, लेकिन कोहराम घर के भीतर मचा है। कुनबा टूट रहा है, अपने छूट रहे हैं। आंदोलन से जन्मी इस पार्टी से बहुतों को उम्मीदें थी, लेकिन राजनीति में आते ही ये सब भी नेता हो गए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और इस बीच एक नए आरोपों का सिलसिला भी शुरू हुआ। उमेश सिंह ने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर कि वो पार्टी अलग भी करने की सोच रहे हैं। खैर, इन सब के ऊपर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजकिशोर तिवारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण के, हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं। संबित पात्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और साथ में प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, नेता आम आदमी पार्टी के ही। और सबसे पहले संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी जो नया सिलसिला है वो स्टिंग के नाम पर आ रहा है और फोन का रिकॉर्डिंग्स चलाए जा रहे हैं। हम उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकते कि वो सही है कि नहीं, लेकिन जो आरोप लगाए उमेश सिंह ने, उस पर क्या अब और जो अभी तक बहस चल रही है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पार्टी टूट भी सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये नहीं चाहेगा कि पार्टी टूट जाए, और पार्टी को तोड़ने की प्रक्रिया अगर कहीं से चलेगी या कहीं कोई बात होगी तो उसमें हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो पार्टी तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उस बातचीत को इस रूप में देखना चाहिए कि एक आदमी पर इस प्रकार के आरोप और दबाव बार बार बनाए जाते हैं कि उससे एक झल्लाहट के नतीजे में वो बातचीत कही गई। वो पूरी बात सुना है और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम दिल के काले लोग नहीं हैं, हम कोई बुरी भावना से या गलत भावना से कोई काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उस बातचीत को और प्राइवेट कन्वर्सेशन को इस तरीके से रिकॉर्ड करके अगर आप डालने लगेंगे तो कितनी कितनी बातें हम लोगों के बारे में, हम उसके ऊपर प्रशांत जी ने कही है, किसने कही है, अगर उसकी चर्चा आपके टीवी चैनल पे होने लगेगी, उसी पर चर्चा हम नहीं कर रहे। जो आरोप लगाया उमेश सिंह ने, उसमें एक मुद्दा ये भी उन्होंने कहा कि 68 विधायकों के साथ वो अलग पार्टी भी बना सकता हूं मैं, इस तरह की का आरोप लगाया। क्या इस तरह की सोच है पार्टी में? मैं यही कह रहा हूं आपसे कि वो एक ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब आप बिल्कुल बेबसी की हालत में होते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अलग हो जाते हैं, खुद बाकी लोग पार्टी चलाएं। लेकिन यह कहीं से मंशा नहीं है कि पार्टी टूट जाए या पार्टी अलग हो जाए। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर व्यक्तिगत बातचीत को अगर रिकॉर्ड करके इस तरह से दिखाने लगेंगे, कई बार बातचीत में नाराजगी में प्रशांत जी ने ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं, अगर उसको हम लोग टीवी चैनल पे बताने लगे तो मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये बहुत ही दुखद है और ये गलत बात है कि आप किसी से किसी क्षण कोई नाराज हुआ, उस बात को रिकॉर्ड करके आप उस पर धमाकेदार खुलासा कोई कर रहे हैं। ये गलत तरीका है मुझे लगता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन जितने आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अलग अलग ऑडियो वीडियो तमाम स्ट्रिंग की बात हो रही है, लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं पार्टी के अंदर स्थिति को अगर देखें तो संजय जी? नहीं, बिल्कुल इस बात से तो मैं इनकारी नहीं। मैंने कल भी कहा और बीच बीच में बार बार ये कहता रहा हूं कि ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बनती है पार्टी की जब मीडिया में बातें होने लगती हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, तो इससे एक हास्यास्पद स्थिति हम लोगों की बनती है, पार्टी का मजाक बनता है। लेकिन ये हास्यास्पद स्थिति में तो दोनों ही पार्टी, जो दोनों गुट की अब अगर आज की बात करें, दोनों ही गुट इस हास्यास्पद स्थिति में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी भले ही बोला जा रहा हो कि हम कुछ कहेंगे नहीं, पूरा सम्मान है, लेकिन बयान उधर से भी आते हैं। और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजों को सार्वजनिक करते हैं। आखिर कौन फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं कि स्थिति हास्यास्पद, तो इसका मतलब समझ नहीं आता। हाँ, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 दिन से इस परिवार को बचाने की कवायद में हम सारे लोग लगे थे। बहुत गंभीरता से सकारात्मक बातचीत हो रही थी, एक एक मुद्दे पे सहमति बनती गई। 5 मुद्दों का जिसका जिक्र योगेंद्र भाई कह रहे हैं, कल जो फाइनल बातचीत हुई अजीत झा जी के सामने, उन्होंने कहा पृथ्वी रेड्डी और आशीष खेतान इन मुद्दों पे जो भी ड्राफ्ट तैयार कर देंगे वो हमें भी मंजूर होगा, आप भी मंजूर कर लीजिए। हमने कहा हम लोगों को भी मंजूर है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। उसके पहले जो कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए थे उसको पीएसी में हम लोगों ने स्वीकार किया था, जिसका खुद योगेंद्र यादव जी ने स्वागत किया था ट्विटर पे लिख के कि पार्टी ने जो फैसले लिए हैं उसका हम स्वागत करते हैं। इसका मतलब कि एक सकारात्मक दिशा में बातचीत चल रही थी। बातचीत यहां तक पहुंच गई कि सारे मुद्दों पर सहमति बनने के बाद हम लोगों ने इन गलतियों के लिए, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं क्रांति संभव जी, कि हम बयानबाजी करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में गलत संदेश देते हैं, सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं और देश से माफी मांगेंगे। उसके लिए एक माफीनामा योगेंद्र भाई ने तैयार किया और उस पर हमने कहा हम भी दस्तखत कर दें, आप भी दस्तखत कर दीजिए। और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि सारे फैसले
लोकपाल के हस्ताक्षर से तय होने चाहिए। हम लोग उस पर भी राजी हो गए। कुछ नाम उन्होंने दिए कि एनी में शामिल किए जाएं, न्यूट्रल नाम जो दोनों पक्षों के लिए न्यूट्रल हों, और वो अच्छे नाम है, कहीं से वो गलत नाम नहीं थे। उस पर भी एक सहमति बन गई। तो इन सब कुछ के बावजूद 6:15 बजे उनका फोन आता है कि अरविंद केजरीवाल पर और आप लोगों पर, मेरे साथियों का और मेरा, स्वयं उन्होंने अपने आप को भी जोड़ा कि बिल्कुल भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है और बातचीत को यहीं खत्म माना जाए। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपके पास आना चाहेंगे यहाँ पर कि जो जिस भरोसे की बात की जा रही है, दोनों ही जो गुट है या दोनों ही जो धड़ा है आम आदमी पार्टी का, दोनों ही पार्टी के हित की बात कर रहा है, लेकिन अंततः दोनों ही में इतना भरोसे की ऐसी कमी है। क्या मुद्दा है ये? यहाँ कल तक की जो बात संजय जी बता रहे थे, आज किस तरह से स्थिति बदली है, उसके बारे में जरा आप बताएं। प्रोफेसर आनंद कुमार, देखिए, मैं आज कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं स्तब्ध हूं और शर्मिंदा हूं, क्योंकि एनडीटीवी से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, इसलिए मैंने आपके इस आदेश को स्वीकारा। और भाई संजय सिंह जी ने जो बताया उसमें से ज्यादातर सच है। जी, तो आपकी आपत्ति किस बात पर है सर? मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मैं शर्मिंदा हूं, मैं मूर्ख हूं, और मैंने अपनी आंखें बंद रखी। मैंने अपने दोस्तों के भरोसे को तोड़ा है। मैंने अपने समझदार साथियों की चेतावनियों को अनदेखा किया है, क्योंकि हम लोग जेपी आंदोलन से निकले लोग हैं। एक बार हमको बूढ़ों ने पराजित किया था, अब हमारी उम्र से 15 साल के लोग पराजित कर रहे हैं। शायद हम लोग अभिशप्त लोग हैं। इसलिए जिन भी लोगों को मैंने दिल्ली से लेकर के उड़ीसा और बंगाल और आंध्र और जाने कहां कहां देश और विदेश में ये भरोसा दिलाया था कि बदलाव के लिए कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं, उनसे कहता हूं कि मुझे माफ करना। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा आपको चिंता थी? जब बात जो बार बार निकल कर आ रही है कि सहमति, जिन बिंदुओं पर आपकी चिंता थी या प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की चिंता थी, उन पर सहमति भी बन गई जैसा कि दावा किया जा रहा है, उनमें से आखिर स्थिति, अंततः स्थिति क्या है जिस पर आप इतने आहत लग रहे हैं? देखिए, चूंकि मेरा दिमाग अभी काम ठीक से नहीं कर रहा है, खाली इतना बता दूं, मैंने चरण सिंह जी का, जगजीवन राम जी का, मोरारजी का विवाद देखा है। चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, देवीलाल जी का विवाद मुझे याद है। आपस का भरोसा अगर लोगों में नहीं होगा तो मध्यस्थता करने वाले कितने भी अच्छे नरम लोग हों, वो दरारों को पाट नहीं सकते। मुझे उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है कि प्रशांत भूषण का जो एसएमएस है, जिसके जवाब में श्री अरविंद केजरीवाल का भी एक अच्छा सा एसएमएस आया था, और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी थी, लेकिन आमने सामने की बात हो जाए, एक दूसरे का भरोसा हो जाए। आपको याद नहीं होगा, लेकिन इस पार्टी के बनने में हमारे जैसे लोगों के लिए प्रशांत और अरविंद की जोड़ी ही वो बुनियाद थी जिसके आधार पर ये सारा किला हम लोगों ने खड़ा करने का सोचा था। तो फिर इन मध्यस्थों के बिना सीधे तौर पर दोनों के बीच बातचीत और संवाद क्यों नहीं हुआ? अब ये तो हमको नहीं मालूम है। प्रशांत का आप प्रशांत जी से पूछ लें और श्री अरविंद का श्री अरविंद से पूछ लें। लेकिन यहाँ पर मामला केवल व्यक्तिगत नहीं है ना सर, सवाल तो ये भी है कि पार्टी जिसके शुरुआत से, जैसा आप भी कह रहे हैं, शुरुआत से बहुत से कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें उम्मीद बहुत थी पार्टी से, उसमें जब इस तरह का मनमुटाव देख रहे हो तो इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। यहाँ सवाल यही है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आप एक तरफ मध्यस्थों का भी जिक्र कर रहे हैं, बिना मध्यस्थता के क्यों नहीं दोनों के बीच में बातचीत हुई? क्या आपको लग रहा है कि अभी भी पोटेंशियल है कि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानेंगे, सहमति बनेगी? देखिए, मैंने असंभव को संभव होते देखा है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जयप्रकाश नारायण जैसा निस्वार्थ, निर्मल और सबसे ज्यादा ऊंचे कद वाला आदमी चाहिए जो अपने लिए कुछ ना मांगे। अगर मुझे अपना हिस्सा चाहिए, आपको अपना हिस्सा चाहिए, तो फिर तो सौदेबाजी के बिना कुछ बनता नहीं है।
तो आप यहाँ कह रहे हैं कि मामला स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बात अटकी हुई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस जो ऑडियो टेप है इसको सुनने के बाद मेरा अपने बारे में ही मूल्यांकन खत्म हो गया, तो मैं दूसरे के बारे में क्या बताऊं। चलिए, यहाँ पर हम राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थिति है अब किस तरह से लग रही है आपको? देखिए, पहले तो संजय सिंह जी ने जो कहा, उनको पहले तो एक बधाई देनी चाहिए कि अब वो जैसे पुराने राजनीतिक दल बात करते थे, यूपीए या एनडीए, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, उस तरीके से वही भाषा बोलने लगे हैं। क्योंकि आप याद करिए, जब लोकपाल की बात हो रही थी और अन्ना आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, तो कहा जा रहा था कि जो मीटिंग चल रही है नॉर्थ ब्लॉक पे, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए कि किस तरीके की बातें हुई थी। लेकिन अब यहां पर वो गोपनीयता की, गोपनीय मतों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपसी बातें किस तरीके से बाहर आ जाती हैं। तो भाई, मैं अरविंद केजरीवाल हूं की टोपी लगाए जितने लोग घूम रहे थे, उनको अरविंद केजरीवाल जी ने ही कहा था कि आप एक नए किस्म की सियासत खड़ी करिए और आप सबका स्टिंग करिए। तो स्टिंग की प्रेरणा भी उन्हीं की दी हुई है। तो इसमें नया मतलब, इसमें उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्या किया आपकी पार्टी के लोगों ने? हाँ, पुराने राजनीतिक लोग जो थे, 25-25 दलों की सरकारें चली हैं, आपस में लोग मिलते हैं, विपक्ष के नेता भी आपस में मिलते हैं। तो एक पुरानी परंपरा थी, वो विश्वास का रिश्ता, एक आपसी परस्पर विश्वास का रिश्ता होता था, जिसके तहत एक दूसरे को लोग व्यक्तिगत चीजों को, राजनीतिक चीजों को बिल्कुल अलग रखते थे। नए किस्म की सियासत में कहा गया कि इस कॉकस को तोड़ना है। आप हमें पंत कहें, आप हमें निराला कहें, इस तरीके से नहीं, जो जनता की बात है जनता के लिए ले जाई जाए। तो वो बातें कही गई। लेकिन अब संजय सिंह जी या आम आदमी पार्टी, वो पार्टी होने के नाते उनको हक है, अनुशासन समिति भी उनकी फैसला ले सकती है, लेकिन जो बातें वो कह रहे थे, वो बातें यहां पर पूरी होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात, ये भाषा जो इस्तेमाल की है व्यक्तिगत बातचीत में भी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने, वो भाषा जैसी सुनाई गई है टीवी में, हम लोग भी यहां पर नहीं बोलना चाहते हैं। अपने एक वरिष्ठ नेता के लिए इस तरीके की भाषा, पता नहीं किस तरीके से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, कैसे उसको आप सही ठहराएंगे। और उस पर कहा जाए कि आवेश में, आक्रोश में ऐसा बोल दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत भूषण जी भी इस तरीके की बात करें। तो क्या इसी नए किस्म की सियासत के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ? और क्या यही नए किस्म की सियासत आप देना चाहते हैं? अब बात आ रही है हिस्सेदारी की, बात भी आ रही, और कोई नहीं बोल रहा है, प्रोफेसर आनंद कुमार जी बोल रहे हैं, जो पार्टी के नीति निर्देशक और निर्माताओं में रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर जयप्रकाश नारायण जैसी, जिसको बोलते हैं कि सामने दिया जा सके, छोड़ के आगे बढ़ जाए और बुद्धों के लिए आगे बढ़े, उसकी बजाय जो है एक सौदेबाजी हो रही है। तो आखिर किस किस्म की नई सियासत है? मुझे लगता है कि ये व्यक्तियों से अगर हटकर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा झटका जनता के लिए, जिन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिया था कि कुछ नई चीजें होंगी, कुछ बेहतर होगा, एक नया विकल्प तैयार होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी तितर बितर हो जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। और ये नए किस्म की सियासत किस हद तक जाएगी, ये देखना बड़ा मुश्किल है। बाकी इन लोगों की हालत देख के एक बात और जरा समझ में आ रही है, एक शेर याद आ रहा है कि रात तो वक्त की पाबंद है, गुजर जाएगी, देखना यह है कि इस चिराग का सफर कितना है। तो अब यहाँ तो ये चिराग जो है कितना लंबा जल पाते हैं, उनकी बातें हैं। बाकी सियासत तो नए किस्म की एक दिशा हो चुकी है। जो उम्मीद सभी कार्यकर्ताओं ने और इस पार्टी के प्रशंसकों ने उम्मीद बांधी थी, उस पर शायद जरूर सवाल उठा है। लेकिन संजय जी और आनंद जी के पास जाने से पहले एक बार संबित जी के पास जाते हैं। संबित जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, मैं तो तटस्थ होकर सुन रहा हूँ। दुख का विषय है। अभी मैंने सुना, मैं आनंद कुमार जी को बहुत आदर करता हूँ, बहुत मानता हूँ उनको। उन्होंने अभी कहा हिस्सों की लड़ाई है। ये हिस्सों की लड़ाई में दर्पण टूट गया है। आप देखिए, एक दर्पण में संजय सिंह दिख रहे हैं, एक दर्पण में आनंद कुमार दिख रहे हैं। ये दर्पण एक होता था, कभी एक ही दर्पण में दोनों को देख सकते थे। मैं तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं की किताब लेकर बैठा हूँ। आज उनको भारत रत्न मिला है, तो उसी में से 2-3 कविता पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है राजनीतिक ऑपोजिशन ठीक नहीं रहेगा, मगर कविताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो विराट पुरुष हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डी गलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। देखिए, आहुति बाकी है, यज्ञ अधूरा है। इन्होंने कहा था कि हम एक बहुत बड़े यज्ञ को नतीजा देने वाले हैं, बदलाव लाएंगे, मगर अभी तो आहुति नहीं डली है, यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ है। अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डी गलाएं। साहब, हड्डियां गलानी पड़ती है, संगठन में हड्डियां गलानी पड़ती है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, कई मर जाते हैं, कई मिट जाते हैं, कई लुट जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। मगर अगर सबको बनना है
तो कुछ दधीची भी तो होने चाहिए। अगर कोई दधीची नहीं बनना चाहता है, यहाँ सब कोई राजा बनना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता ना सर। और मैं अटल जी की छोटी सी एक बात और कह दूं, उसके बाद आप पुनः उनके पास चले जाइएगा, दर्पण के 2 टुकड़ों के पास। अटल जी कहते हैं, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रूखाई मुझे कभी मत देना। यहां तो अटल जी गैरों की बात करते हैं, मगर मैं बहुत छोटी चीज हूं, मेरी कोई औकात हस्ती नहीं है। अरविंद बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मैं तो कहना चाहूंगा अरविंद जी, यहां तो अपनों की बात है। गले से लगाना किसी को है तो अपनों को लगाना है। इतनी ऊंचाई पे मत पहुंच जाओ कि अपनों को भी गले से न लगाया जा सके। कुछ तो अटल जी से सीख लो आप।